रूसी हमलों के बीच जेलेंस्की ने जो बाइडेन से की है बात। अमेरिकी सहायता को लेकर दोनों नेताओं में बात हुई है। यूक्रेन में ध्वस्त एनर्जी सिस्टम ठीक करने पर भी बात की गई है। यूक्रेन में और चाक चौबंद एयर डिफेंस सिस्टम पर भी चर्चा हुई है। दोनों राष्ट्रपतियों ने फोन पर बात की है। रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर यह बातचीत बहुत अहम, क्योंकि लगातार जेलेंस्की की तरफ से यह डिमांड की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा अत्याधुनिक हथियारों से यूक्रेन को किया जाए लैस। तो आज की बड़ी खबर और आगे चर्चा इस पर जरूर करेंगे कि क्या अब अमेरिका ही युद्ध की दशा और दिशा को तय कर रहा है। उससे पहले एक बड़ी खबर खेरसों में रूस के ताबड़तोड़ हमले को लेकर है, जहां बीते 24 घंटे में 45 ठिकानों पर बमबारी हो रही है और रूसी हमले में कई लोगों के हताहत होने की भी खबर है। इस बीच डिटेल जानकारी है कि किस तरीके से MLRS टैंक और मोर्टार से अटैक रूस की तरफ से किए जा रहे हैं। और अब भीषण जंग के बीच सनसनीखेज खुलासा जिसका हम जिक्र कर रहे थे। पेंटागन के पूर्व एडवाइजर का बहुत बड़ा बयान सामने आया। मार्च में ही समझौते के लिए तैयार थे जेलेंस्की। रिटायर्ड कर्नल डगलस मैकग्रेगर की तरफ से इस बात का आरोप लगाया गया, यूक्रेन की बड़ी तबाही के लिए बोरिस जॉनसन जिम्मेदार है। तो ये जो खुलासा अपने आप में बहुत सनसनीखेज से तमाम सवाल खड़े करता है, क्योंकि आपको याद होगा कि 24 फरवरी को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान, यानी कि जंग का ऐलान किया गया था पुतिन की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ, और मार्च के महीने में ही जेलेंस्की चाहते थे कि युद्ध खत्म हो जाए। लेकिन अगर आज जो तबाही मची है तो इसके लिए ब्रिटेन और अमेरिका जिम्मेदार है। यह बड़ा खुलासा क्या है आप जानिए। यूक्रेन में बड़ी तबाही, क्या ब्रिटेन और अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार है? इस बयान के बाद यह सवाल उठता है। पेंटागन के पूर्व एडवाइजर है डगलस मैकग्रेगर, उनकी तरफ से बोरिस जॉनसन का नाम लिया गया है, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री का, और उन पर गंभीर आरोप लगाए गए। क्या कहा गया है आप बहुत गौर से देखिए। मैकग्रेगर का यह बड़ा दावा कि बोरिस जॉनसन ने रूस और यूक्रेन में समझौता होने नहीं दिया, यह बात कही गई। और क्या कहा गया? ब्रिटेन के पूर्व पीएम ने, बोरिस जॉनसन ने जेलेंस्की को भड़काया, और हमने देखा भी कि बोरिस जॉनसन ने जाकर बाकायदा कीव में मुलाकात भी की थी, और इसके बाद हमने ऋषि सुनक को भी देखा। जॉनसन ने यह कहा कि यूक्रेन को अपने हर इंच जमीन के लिए लड़ना चाहिए। तो यह डगलस की तरफ से बयान दिया गया है। मार्च में रूस यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल बैठे, जिसमें समझौते पर बात हो रही थी। रूस और यूक्रेन के बीच का जो डेलीगेशन वो चाहता था कि समझौता हो। तो ये बहुत बड़ा दावा, बहुत बड़ी बात। और क्या कोचर सर ये एक्सपोज कर रहा है ये दावा अमेरिका और ब्रिटेन की पॉलिसी को लेकर। अगर आज दुनिया इस तबाही पर खड़ी है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये शुरू से ही जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही थी और जो हम अपना एनालिसिस कर रहे थे जी, वो उसमें साफ था कि जेलेंस्की अकेले ये लड़ाई को नहीं लड़ सकते। उनको नेटो का सपोर्ट चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स का सपोर्ट चाहिए और ग्रेट ब्रिटेन का सपोर्ट चाहिए। और ये रिपोर्ट की जो अभी आप जानकारी दे रहे हैं, ये इस सोच को पुख्ता करती है, एक इसको कन्विक्शन देती है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स की शुरू से ही स्ट्रैटेजी रही थी और जेलेंस्की को कोई स्कोप नहीं था इसके अगेंस्ट जाने का। बिकॉज अगर इसको रशिया उसके ऊपर अटैक करता है तो जेलेंस्की के पास इतना ये फायर पावर नहीं है, इतनी इसको मजबूती नहीं है उसकी फौज में कि वो उसको रिटेलिएट कर पाए। और इसीलिए ये जो पेंटागन की रिपोर्ट है इस चीज़ को सामने लेके आती है कि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का और ग्रेट ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा रोल है। ये बिल्कुल स्पेकुलेशन सही है फिर? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है ये बात तो, कि अगर वॉर सस्टेन किया तो निश्चित रूप से वेस्टर्न पावर, नाटो और अमेरिका जिम्मेदार। और इसके लिए इसके प्रोवोक भी किया, निश्चित रूप से सप्लाई भी किया, आर्म्स का भी सप्लाई किया, सारी मदद मिली। लेकिन इसका थोड़ा बैकग्राउंड है कि अमेरिका निश्चित रूप से चाहता था कि इस तरीके से जैसे कि रशिया को पूरा इसमें एग्जॉस्ट कर दिया जाए, ताकि जो पोलराइजेशन हो रहा है जो वर्ल्ड में, पर्टिकुलरली क्वाड का भी का गठन हुआ था उसको सदर में। दूसरा कि अमेरिका दो चीज क्लियर करना चाहता था, पेट्रो अपना डॉलर को मजबूत करना चाहता था, नॉट पेट्रो डॉलर को। दूसरा कि एक अच्छा खासा हथियार का मार्केट क्रिएट
क्रिएट करना चाहता था। तीसरा कि जो रशिया पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी था यूरोप का एनर्जी को, उसको डाइल्यूट करना चाहता था। वो तीनों करने में सर क्या वेस्ट को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कितना पावरफुल होता जा रहा है रशिया? इसको लेकर भी आगे आपसे चर्चा करूंगी। रशिया नहीं, चाइना के साथ अगर रशिया अलाइन हो रहा है तो निश्चित रूप से अमेरिका के लिए एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स क्रिएट हो गया। वो नहीं चाहता था अमेरिका। लेकिन इस बीच अगली बड़ी खबर है जहां रूस से भीषण जंग के बीच यूक्रेन के पीएम का ये बड़ा बयान सामने आ रहा है। कह रहे हैं कि यूक्रेन में ज्यादातर थर्मल प्लांट्स अब तबाह हो चुके हैं। ये भी तो सर एक स्ट्रैटेजी थी ना कि किस तरीके से अब जंग के इस हालात में 10वें महीने पर जंग पहुंच चुकी है, जहां बर्फबारी में हो रही बमबारी की तरफ से ये एक रणनीति के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया और रूसी हमले में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस जिस तरीके से तबाह हुए हैं उसको लेकर ज़ेलेंस्की भी जानकारी साझा कर रहे हैं, ये कहते हुए कि ओडेसा में 3 लाख से ज्यादा लोग बिना बिजली के रहने को अब मजबूर हो चुके हैं। और रूस यूक्रेन जंग पर बेलारूस को लेकर बड़ा खुलासा। यूक्रेन के खिलाफ जंग में नहीं उतर सकता है बेलारूस। अशांति और विरोध के डर से जंग में नहीं उतरेगा बेलारूस। यूक्रेन पर हमले से लुकाशेंको की विश्वसनीयता गिरेगी। लुकाशेंको कई बार यूक्रेन पर हमले की धमकी दे चुके हैं, लेकिन अब ये अहम जानकारी है कि वो सीधे तौर पर युद्ध में नहीं उतरेंगे। सर इसको कैसे देखते हैं आप? लुकाशेंको वो इंसान थे, बेलारूस वो देश था जो युद्ध के पहले से ही युद्ध में कूदा हुआ था, और अब ये बयान। रवि देखिए, अगर आप याद करेंगे पिछले साल दिसंबर और इस साल जनवरी के महीने में लुकाशेंको और बेलारूस जो है रूस की तरफ से पूरी तरह से खड़ा था। अगर आप देखें फरवरी में जो पहला अटैक हुआ कीव के ऊपर, उसमें 65 किलोमीटर कारवां जो घुसा था कीव की तरफ उत्तर की दिशा से, वो बेलारूस से आया था। लेकिन लुकाशेंको की एक मजबूरी है, उनका अपना जो डोमेस्टिक सपोर्ट है वो बहुत ही कमजोर है। वो रूस की मदद से ही वहां पर तानाशाह कह सकता हूं बने हुए हैं। तो उनको ये डर है कि अगर वो सीधा युद्ध में कूद पड़े और उस युद्ध में बेलारूस को कोई नुकसान हुआ तो शायद लुकाशेंको की कुर्सी क्या ऐसा तो नहीं है कि यूक्रेन की जो वॉर को खींच लेने की ताकत दिखी है उसका भी डर दिख रहा है इनको? इसमें कोई शक नहीं है। बेलारूस और लुकाशेंको देख रहे हैं कि रूस जो है वो लगातार वॉर ऑफ एट्रिशन में फंस जा रहा है। रूस इस कीचड़ और दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो बेलारूस के जो लोग हैं वो नहीं चाहेंगे कि वो भी इसी कीचड़ में दलदल में फंस जाएं। मैं एक और चीज़ बता देता हूं, उत्तर यूक्रेन के लोग जो हैं, नॉर्थ यूक्रेन के जो लोग हैं और बेलारूस के लोग हैं, उनमें आपस में काफ़ी अच्छे संबंध हैं। लोगों ने शादियां की हुई हैं अक्रॉस द बॉर्डर। बेलारूस से दूल्हे आते हैं, नॉर्थ यूक्रेन में शादी करते हैं और नॉर्थ यूक्रेन से दुल्हनें जाती हैं बेलारूस में। तो ऐसी हालत में वो खुलेआम युद्ध करके अपने ही स्टॉक के लोगों को, अपने ही प्रजाति के लोगों से, अपने ही एथनिक कम्युनिटी के लोगों से दुश्मनी नहीं लेना चाहते। रवि एक डायमेंशन में आपको इसके सामने रखना चाहता हूं। रशिया का गोल पोस्ट बदल चुका है। लड़ाई के स्टार्टिंग में रशिया का गोल पोस्ट था जिसमें कैप्चर ऑफ कीव शामिल था और उसके लिए बेलारूस की जरूरत थी। आज रशिया के गोल पोस्ट में कीव कहीं पर भी नहीं है और वो डोनबास का एरिया पे अपना कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, खेरसन कॉन्सेंट्रेट कर रहा है और अपना और बिल्कुल ये कहीं ना कहीं कैलकुलेशन, अब बिल्कुल ये शायद से कैलकुलेशन लुकाशेंको भी कर चुके हैं कि रशिया का क्या हाल है। 10 महीने हो गए और वो हाल, क्योंकि आप पावर को भी देखें तो कहीं कंपेयर नहीं कर सकते बेलारूस और रशिया को। भीषण जंग के बीच अब रूस के पूर्व राष्ट्रपति के बड़े बयान को लेकर बड़ी खबर है, जहां एडवांस हथियारों के उत्पादन रूस किस तरीके से बढ़ा रहा है। मेदवेदेव की तरफ से इसको लेकर बड़ा बयान दिया गया है। तो भीषण जंग के इस हालात के बीच पूर्व राष्ट्रपति का यह बड़ा बयान, जहां वेस्ट की तरफ से यूक्रेन को जारी मदद के बीच रूस में जिस तरीके से बड़ी तैयारी की जा रही है उसको लेकर यह बयान जरूरी है। हालांकि रूस की एडवांस तैयारी क्या यूक्रेन की तबाही का एक बड़ा संकेत है? इस पर इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल अब आपके सामने, क्योंकि यहां बड़ी बातें आपको बता दें कि किस तरीके के रूस की एडवांस तैयारियों को लेकर यह बड़ा संकेत दिया जा रहा है। तो रूस की एडवांस तैयारी और यूक्रेन की तबाही जारी, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप की जिस तरीके से मदद मिल रही है, यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप की मदद को ही देखते हुए ये मेदवेदेव बड़ी तैयारी से कह रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि रूस अब बढ़ा रहा है घातक हथियारों और गोला बारूद का जखीरा।
अब रूस की इस तैयारी को लेकर तीसरी बड़ी बात, जहां यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी हेड एलेक्सी डेनिवलोव पर भी मेदवेदेव ने बड़ा हमला करते हुए कहा है। एलेक्सी ने कहा था कि हमें रूस के अंदर घुसकर हमला करने का हक है। अब इस बयान के बाद रिएक्ट करते हुए ये भी आगे कहा कि पेंटागन ने भी कीव को रूसी क्षेत्र के अंदर लंबी दूरी के हमले करने की इजाजत दी थी। ये रणनीति भी अपनाई गई थी रूस के खिलाफ। लेकिन अब मेदवेदेव का बयान किस तरीके से बड़े सवाल खड़े कर रहा है, इसको लेकर इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने डिटेल कि क्या रूस के पास एडवांस हथियारों और गोला बारूद की भारी कमी अब हो गई है, जिसके तहत ये बयान मायने रखता है। क्या रूस को नेटो के साथ डायरेक्ट वॉर का अब डर सता रहा है? जंग के 10वें महीने में हालात क्या इस ओर संकेत कर रहे हैं? क्या सर्दियों में रूस यूक्रेन पर और भीषण हमले करने की तैयारी कर रहा है? क्योंकि बर्फबारी में हो रही बमबारी को लेकर तो हम चर्चा करते हैं, लेकिन इस बयान के बाद क्या युद्ध लंबा खींचता देखकर रूस ने हथियार बनाने भी अब शुरू कर दिए हैं? संजय भारद्वाज सर, रूस की इस तैयारी को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है, क्योंकि कई तरीके से टैक्टिकल विड्रॉ के बाद ही रूस ने अपनी रणनीति में बदलाव किए हैं। ये बयान भी क्या उसी ओर संकेत कर रहा है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, क्राइसिस तो रशिया के सामने है ही जिस तरीके से, क्योंकि जितना लंबा ये युद्ध खिंच गया उतना पुतिन ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। वो तो 7 दिन में युद्ध खत्म करने वाले थे, ये 10 महीने चल गया और इसका खात्मा नहीं हो रहा। दूसरी तरीके से जिस तरीके से नाटो और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज मोबिलाइज हो रहे हैं, तो ये भी है कि ये सस्टेन करेगा। तो इसके लिए अपनी ताकत को, अपने हथियारों को निश्चित रूप से दोबारा से उनको मजबूत करना है, उनको बढ़ाना है। तो ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। आप ये भी देखिए कि जहाँ तक ट्रुप्स की बात है, उन्होंने बीच में 3 लाख ट्रुप्स को मोबिलाइजेशन की बात कही, तो वहाँ पे भी क्राइसिस था, उसको भी उन्होंने एड्रेस किया। तो एक और तीसरा कि ये भी बात साफ है कि ईरान से जिस तरीके का कोऑपरेशन वो देख रहे हैं ड्रोन के लिए, तो क्राइसिस रूस के पास है और वो इंडिकेट कर रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति कर रहे हैं। दूसरा, जो आपने वेनर एक पूर्व सैनिक थे, वो उन्होंने भी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि बहुत अच्छे से कैलकुलेट नहीं किया, और क्योंकि उन्होंने सहायता दी थी रूस को। सही बात है। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन इन तमाम बातों का फिलहाल सामना कर रहे हैं। कैलकुलेशंस उनकी ठीक नहीं रही, ये हर कोई कह रहा है। वहीं सूमी में रूस की भीषण बमबारी हुई है। 120 mm से रशियन आर्मी ने हमला किया है। रूसी हमले में सूमी में भारी तबाही की कुछ अहम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, सूमी से आई ताजा तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि किस तरह की भयानक जंग अभी भी यहां पर तमाम इलाकों में जारी है। किस तरह के भीषण हमले रूस की तरफ से हो रहे हैं सूमी को निशाना बनाकर। फिलहाल कोचर साहब, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है और जिस तरह की तस्वीरें मैदान जंग से सामने आ रही हैं, रूस की मंशा क्या नजर आ रही है और क्या वाकई ये कहा जा सकता है कि व्लादिमीर पुतिन फंस गए हैं इस वॉर में? देखिए, अगर आप पूरी रशियन आर्मी का एनालिसिस करेंगे तो 25% ही फौज यहाँ पे जो है रशियन आर्मी की, वो यूक्रेन में उतरी है जी। दूसरा, जो रशिया के पास जो आर्सेनल है, वो रशिया अपना जो आर्सेनल के रिजर्व्स है वो यहाँ पे खर्च नहीं करना चाहता, और इसीलिए वो बाकी देशों से भी ले रहा है। और तीसरा, ये जो विंटर के मंथ्स हैं, ये बहुत डिसाइसिव होने वाले हैं लड़ाई में, क्योंकि इसमें अगर मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर पे नुकसान अगर होगा और जो पावर क्राइसिस आएगी, लोगों को तकलीफ होगी और उससे एक अपराइजिंग भी पैदा हो सकती है यूक्रेन में, उसका एक फायदा उठाना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि अगर अगर ज़ेलेंस्की झेल ले गया विंटर में इस युद्ध को, तो फिर तो 2023 में ये युद्ध और लंबा खींचेगा। इन सब के बीच सर एक बड़ी खबर आ रही है। खबर, ज़ापोरिज़िया में भीषण जंग के बीच यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा, यूक्रेनी लोगों को रूसी पासपोर्ट लेने के लिए मजबूर कर रहा है रूस। रूबल में पेमेंट के लिए यूक्रेनियों को मजबूर किया जा रहा है। यूक्रेन की करेंसी इस्तेमाल करने पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है रूस की तरफ से। तो पासपोर्ट और रूबल में पेमेंट करना है, इसका दबाव, और अगर यूक्रेन की करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है तो इसके लिए एक्सप्लॉइट भी किया जा रहा है, प्रताड़ित भी किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा अपडेट यूक्रेन के साथ जंग में रूस पर यह बड़ा खुलासा। भीषण सर्दी में बीमार पड़ रही है रूसी फौज। जवानों को ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी बीमारी हो रही है। यूक्रेन में लड़ रहे जवानों
को ठीक से इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। जिस बात का डर, जिस बात की आशंका जताई जा रही थी सर्दियों को लेकर, देखिए उससे जुड़ी खबरें भी सामने आने लगी हैं। और निश्चित तौर पर रूस की फौज के लिए शुरू से ही इस क्लाइमेट में युद्ध करना अपने आप में एक चैलेंज था। जितना बड़ा डिप्लॉयमेंट, जितने बड़े टारगेट और जितनी लंबी ये लड़ाई चली है, उसमें सर्दियों का मौसम और भी खतरनाक साबित हो सकता है, जो कि अब नजर भी आ रहा है। इस बात की आशंका लगभग युद्ध से जुड़े जितने भी जानकार उन्होंने की है। तो पुतिन की फौज बीमार कैसे लड़ेगी वॉर, ये एक सवाल अब पैदा हो गया है, जो खबरें सामने आ रही है। जल्दी से नजर डालते हैं क्या हुआ है। तो यूक्रेन से जंग के बीच बीमार पड़ रही है रूस की सेना, रूस की फौज। पुतिन की सेना को बीमारियों ने घेरना शुरू कर दिया है, जो भयानक ठंड पड़ रही है। और जैसा हमने देखा कि ब्रोंकाइटिस, निमोनिया जैसी बीमारियों की शिकायतें जंग के लंबे खिंचने की वजह से सैनिकों के मनोबल पर भी असर पड़ा है। वो युद्ध लड़ते ही जा रहे हैं। शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था कि 1 साल तक युद्ध को जारी रखना पड़ेगा और सैनिकों के पास भीषण सर्दियों से बचने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं है। ये जानकारी सामने आ रही है। ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं जवान, इसलिए उनके सामने ये चुनौती, बैटल ग्राउंड में जंग लड़ रहे जवानों को ठीक से इलाज भी नहीं मिल पा रहा। जो डिफिकल्ट एरियाज हैं इस मौसम, बदलते मौसम के साथ, वहां ये दिक्कतें ज्यादा हैं। बीमार पड़ रहे रूसी जवान सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए ये बातें रख रहे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। यूके देवनाथ सर, कितना लग रहा है कि ये खबर सही हो सकती है? एक तरफ तो हम इंफॉर्मेशन वॉर की बात करते हैं, लेकिन देखिए वेदर को लेकर हर बार सभी ने, आप लोगों ने भी प्रेडिक्ट किया कि ये डिफिकल्ट होगा, और दूसरा ये सोशल मीडिया वाली बात। रवि, देखिए जहां तक युद्ध की बात है, सर्दियों के मौसम में एक फौज जब युद्ध लड़ती है उसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो गर्म कपड़ा, हम बोलते हैं ईसीसी क्लोथिंग, यानी एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट वेदर के जो कपड़े होते हैं। दूसरी बात है उस फौज को सस्टेन करने के लिए गर्म खाना, यानी जो खाना मिले वो पौष्टिक हो, और एक दिन की जो पौष्टिक रिक्वायरमेंट है वो है 4500 कैलोरीज। रूस की आर्मी को ये तय करना पड़ेगा और ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। और तीसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध के मैदान में जब फौज घुसती है तो कोर लेवल पर एक पूरी मोबाइल मेडिकल कॉलम उनके साथ जाती है। अगर इन्हें सच माने तो क्या लग रहा है कि यूक्रेन की सेना सस्टेन कर पाएगी विंटर्स में वॉर को? देखिए करुणा, इन खबरों को हम थोड़ा इस एंगल से देख सकते हैं कि पश्चिमी मीडिया हमेशा रूस की फौज की तैयारियों को कमजोर दिखाने की कोशिश करेगा। जहां तक यूक्रेन की बात है, यूक्रेन जो है इस बर्फ और कीचड़ के मौसम में, यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक अपनी स्टैटिक पोजीशंस को ही डिफेंड करने की कोशिश करेगा। यूक्रेन की जो फौज है वो कोशिश करेगी कि रूस की फौज जहां पर है वहां पर ही उसको स्थिर बनाकर रखे और पश्चिम। ठीक है देवनाथ साहब, ये जेके त्रिपाठी साहब भी इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। त्रिपाठी साहब, कहां तो ये कहा जा रहा था कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वॉर जो है वो हल्की होगी, लेकिन यहां तो और ज्यादा भीषण हमले हो रहे हैं। क्या हो रहा है इसमें? मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि ये जो खबर है या तो ये प्रोपेगेंडा है या हाफ ट्रूथ है, आधा सच। अच्छा, क्योंकि अगर ये मानते हैं कि अगर रशिया में इसकी रशियन आर्मी के ऊपर इसका फर्क पड़ रहा है तो रशिया में ज्यादा ठंड पड़ती है यूक्रेन से, और इसलिए युद्ध में यूक्रेन के ऊपर भी इस पे फर्क पड़ रहा होगा, जो कि दिखा नहीं रहे होंगे क्योंकि वहाँ ना अस्पताल है ना डॉक्टर्स है, सारा यूक्रेन के अपने एडमिशन से ही वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं खराब होंगी। तो ये कहना कि सिर्फ रशिया में ऐसा हो रहा है, ये गलत। चलिए ठीक है एम्बेसडर त्रिपाठी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमारे तमाम खास मेहमानों का इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए।